बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। हम डिप्रेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलमोस्ट 8 वीडियोज़ बना दी हैं इसके ऊपर, जिसमें हमने डिप्रेशन को डिटेल में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि उसकी कौन-कौन सी हाइपोथेसिस हैं। एक है बीडीएनएफ है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ी थी हमने। बीडीएनएफ हाइपोथेसिस पढ़ी, मोनोअमीन हाइपोथेसिस पढ़ी, न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर पढ़ा। मोनोअमीन हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जब ब्रेन के अंदर कम हो जाता है तो उसकी वजह से डिप्रेशन होती है। फिर उसी से रिलेटेड हमने एंटी डिप्रेसेंट पढ़ी थी, मेडिसन की क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एसएनआरआई, वहाँ पे मैंने ये कहा था एसएनआरआई को सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन, लेकिन ये एसएन सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन नहीं है। एसएनआरआई का मतलब है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन, दोनों के रीअपटेक इनहिबिटर है। एसएनआरआई का मतलब सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। वो पीछे मुझे गलती से मैंने बोल दिया था, उसके लिए माजरत है। वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, तो अब वो एडिट नहीं हो सकती, तो इसलिए माजरत है उसके लिए। तो अच्छा, तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो सिर्फ सेलेक्टिवली ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो। इस वीडियो में हम अब सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये आपने टेक्स्ट देख के घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। इंशाल्लाह मैं आपको आसान सी वर्डिंग में बताऊंगा, आप बिल्कुल वैसे जाके पेपर में लिख देना, इंशाल्लाह आप का पेपर हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हम पढ़ेंगे सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले इसमें 4 ड्रग्स आती हैं, डेस वेनलाफेक्जीन, डिलोक्सिटीन, वेनलाफेक्जीन और लीवोमिल्नासिप्रान। ये 4 ड्रग्स हैं डीडीवीएल के नाम से। अगर आप शॉर्ट कहते हैं मिनीमोनिक्स बनाना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब देखो, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों के रीअपटेक को हमने इनहिबिट करना है। तो सिंपल सा, जैसे हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा, इसकी हमने वो जब हमने क्या नाम था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था एंटी डिप्रेसेंट, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि ये क्या करते हैं कि जो ये नॉरएपिनेफ्रिन, ये देख रहे हो यहाँ पे, इसको तो मैं बड़ा कर लेता हूँ रेड से। ये देखो, ये नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक है, अगर आपको हाँ ये, और ये है सेरोटोनिन का रीअपटेक मैकेनिज्म। तो हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हैं। ये वाली एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे तो क्या होगा कि ये इस चीज़ को इनहिबिट कर देता है, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर इन दोनों का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट होगी। तो अब हम इसको जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको बारी बारी समझते हैं। मैं आपको आसान सी वर्डिंग में समझा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ये इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि आपको, अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना है या इसका प्रिंट वगैरह निकलवाना है, तो आप इसको निकलवा सकते हो इजीली। तो ये हमने पढ़ लिया एसएनआरआई क्या होता है। अब हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है कि मैकेनिज्म किस तरह ये काम करती हैं। सबसे पहले सिंपली तो मैंने अभी बोला है कि ये रीअपटेक को इनहिबिट कर देंगे, किसके, सेरोटोनिन के और नॉरएपिनेफ्रिन के। इनके रीअपटेक को इनहिबिट कर दिया, उसके बाद ये डिप्रेशन को ट्रीटमेंट करता है। कब हम इसको यूज़ करते हैं, जब एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स काम नहीं करते, इनइफेक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये क्रोनिक, ये जो पेनफुल सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स से जो डिप्रेशन के साथ एसोसिएट कार्य होते हैं, वो कौन से होते हैं पेनफुल सिम्टम्स, जिस तरह बैक पेन हो गया और मसल पेन हो गया, इनको ये ट्रीट करता है। एसएसआरआई भी इनको ट्रीट करते हैं, लेकिन जब एसएसआरआई इनइफेक्टिव हो जाते हैं तो फिर हम एसएनआरआई यूज़ करते हैं इस डिप्रेशन की और क्रोनिक पेनफुल सिम्टम्स की ट्रीटमेंट के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरे नंबर पे वो ये कहता है कि ये इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो टीसीए की निस्बत लेस हैं। लेस कैसे हैं, क्योंकि ये जो हमने टीसीए में हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको शायद, टीसीए का मतलब है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। जो टीसीए है ना, उनकी अफिनिटी अल्फा एड्रीनर्जिक मस्करीनिक रिसेप्टर और हिस्टामिनिक रिसेप्टर पर भी वो जाके लग जाते हैं, इनको भी ब्लॉक कर देते हैं। जिसकी वजह से अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि जिसकी वजह से ब्लॉक करते हैं कि नहीं करते ये नहीं पता, लेकिन ये इनके साथ भी टीसीए की रिएक्टिविटी होती है, ये आप याद रखें। जब इनके साथ रिएक्टिविटी होगी तो उसकी जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे, जबकि जो एसएनआरआई है उनकी लिटिल एक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू टीसीए, तो इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू टीसीए वो कम है। आप रिलेटिवली सेफ्टी के हवाले से आप ये याद रखो, जो
जो जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो ज़्यादा सेफ़ हैं। उसके बाद SNRI जो हैं वो ज़्यादा उसके बाद वो सेफ़ हैं, मतलब बेहतर हैं। और उसके बाद और जो सबसे वर्स्ट सेफ्टी है वो है TCA की। आप कह लो कि TCA सबसे कम सेफ़ है, उससे ज़्यादा सेफ़ SNRI है और सबसे ज़्यादा सेफ़ SSRI है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और इसमें भी डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम या डिसकंटिन्यूएशन सिम्पटम्स आ सकते आते हैं, बल्कि आती हैं। तो वो कैसे आते हैं? जब हम ट्रीटमेंट को एब्रप्टली स्टॉप कर देंगे तो इनमें भी डिसकंटिन्यूएशन से सिम्पटम्स आएंगे। डिसकंटिन्यूएशन सिम्पटम्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था SSRI में, वो आप देख सकते हो। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। अब हम ड्रग्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिलोक्साटीन को डिस्कस करेंगे। डिलोक्साटीन में वो कहता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमें पता ही है कि ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देगा। ये मेटाबोलाइज होता है लिवर के अंदर, तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लिवर डिसफंक्शन के केस में अवॉइड करते हैं डिलोक्साटीन को देने के लिए। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट्स में वही जो सिंपल जीआईटी के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। कॉमन एडवर्स इफेक्ट कौन सा हो गया? नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ड्राई माउथ हो गया। इस तरह के जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं जीआईटी से रिलेटेड वो होते हैं डिलोक्साटीन के भी केस में। ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर सकता है और हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ कर सकता है। उसके अलावा ये जो CYP2D6 आइसो एंजाइम है लीवर का, उसका मॉडरेट इनहिबिटर है। अब इनहिबिटर का क्या मतलब है कि जो ड्रग्स इस एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही होंगी, कोई और ड्रग्स फॉर एग्जांपल से आगे लिखा है एंटीसाइकोटिक्स, इस मैकेनिज्म के तहत या इस आइसो एंजाइम के तहत वो मेटाबोलाइज होती हैं। जब ये इसको इनहिबिट कर देगा तो ये वाले ड्रग्स मेटाबोलाइज नहीं होंगी, तो इनका हाफ लाइफ बढ़ जाती है। ये मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो ये प्लाज्मा के अंदर इनका हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये मॉडरेट इनहिबिटर है। तो इसलिए इन दोनों को कॉम्बिनेशन से एंटीसाइकोटिक की और जो डिलोक्साटीन की कॉम्बिनेशन से इनहिबिट आप ना लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये कह सकते हो। उसके बाद डिलोक्साटीन के बाद हम वेनलाफिक्जीन और डेसवेनलाफिक्जीन के बारे में पढ़ेंगे। वेनलाफिक्जीन वो कहता है वो भी सेरोटोनिन रीअपटेक का पोटेंट इसका ये क्या है? पोटेंट इनहिबिटर है। और जबकि जब मीडियम टू हाई डोज देते हैं ना वेनलाफिक्जीन की, तो फिर ये नॉर एपिनेफ्रिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, लो डोजेज में ये सिर्फ सेरोटोनिन को ही इनहिबिट करेगा, जबकि लेकिन अगर मीडियम से हाई डोज लेंगे तो ये फिर इनहिबिटर बन जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन का भी। ये क्या करता है? अच्छा, ये खुद जो है ये सबस्ट्रेट है, मतलब ये खुद जो मेटाबोलाइज होता है वो CYP2D6 से होता है, लेकिन ये पार्शियल या मिनिमल इनहिबिशन करा देता है CYP450 की। इसका क्या मतलब है कि जो ड्रग CYP450 से मेटाबोलाइज्ड होंगी ना, उनकी वो ये इनहिबिशन कॉज कर देगा। इसका मतलब है उनका वो हाफ लाइफ बढ़ा देगा। ये याद रखो, वो ज़्यादा देर तक काम करते रहेंगे, ये याद कर लो। उसके बाद है डेसवेनलाफिक्जीन। डेसवेनलाफिक्जीन क्या है? ये एक्टिव डीमिथाइलेटेड, इसमें से मिथाइल निकला हुआ डीमिथाइलेटेड मेटाबोलाइट है वेनलाफिक्जीन का ही। वेनलाफिक्जीन का ही या फैक्जीन का ही ये डीमिथाइलेटेड वर्जन है, डीमिथाइलेटेड वर्जन है। उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट्स में वही नोज़िया है, हेडेक है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, डिजीनेस है, इंसोम्निया, आपको रात को नींद नहीं आएगी, सेडेशन है और कॉन्स्टिपेशन है। वैसे आने वाली बात है, सेडेशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों साथ साथ आ गए, वो सेडेशन और इंसोम्निया। तो ये मुझे समझ नहीं आई मैंने क्यों लिखा है दोनों साथ साथ। तो आप ये सर्च कर लेना कि ये दोनों साथ साथ क्यों आए हैं। इंसोम्निया या तो नींद आएगी या वो उसको वनूदगी आएगी, ये दोनों साथ साथ पता नहीं क्यों आए, मुझे खुद नहीं याद मैंने क्यों लिखा है ये। आप ज़रूर सर्च करना है, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि यार ये दोनों इकट्ठे क्यों लिखे हुए हैं मैंने एट हाई डोजेज। और अगर गलत लिखा हुआ है तो ये भी बता देना। आप अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगे तो आप करेक्शन कर सकते हो, मैं भी आपकी तरह सीखने के लिए आया हूँ इंशाल्लाह। तो अगर ये इनको भी हाई डोजेज पे देंगे तो ये क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ये भी हाई डोजेज के केस में। और लास्ट ड्रग है लीवोमिल्नासिप्रान। लीवोमिल्नासिप्रान क्या करता है? ये है इनेंशियोमर है मिल्नासिप्रान का। इनेंशियोमर मेरे ख्याल में जो स्ट्रक्चरल थोड़ा सा डिफरेंस होता है मिल्नासिप्रान और लीवोमिल्नासिप्रान में, वो एंगल का शायद डिफरेंस होता है, इसलिए वो ये इनेंशियोमर है। ये ओल्डर ड्रग है SNRI, जिसको हम डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते थे यूरोप के अंदर। और फिब्रोमाइएल्जिया के केस में हम यूनाइटेड स्टेट्स में इसको यूज़ करते थे। ओल्डर है, पुरानी है, अब रिसेंटली ये इतने यूज़फुल नहीं है। ठीक है, और इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं जिस तरह बाकी SNRIs के हैं, सिमिलर टू अदर SNRI जो हमने ऊपर पढ़ लिए हुए हैं। ये मेटाबोलाइज होता है CYP3A4 के ज़रिए
और एक्टिविटी जो इसकी एक्टिविटी है या वो इंड्यूस मतलब कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। इनहिबिटर के केस में इसकी जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगी और इंड्यूसर्स के केस में इसकी हाफ लाइफ कम हो जाएगी। ऐसे कर लो माशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा ये टॉपिक। मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है मैंने अच्छा समझाया वैसे। तो अल्लाह का करम। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगी। इंशाल्लाह मैं बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे बुरी बातों से बचने की तो और गुरूर से बचने की। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।